नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी टीआरए वैकेंसी आरएसएम एसएसबी द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। 17 सितंबर को ये परीक्षा का आयोजन होगा और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। इस परीक्षा से संबंधित में बहुत सारे विद्यार्थियों के अभी भी डाउट चल रहे हैं, क्या 17 सितंबर को ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो परीक्षा चाहे सितंबर में हो या अक्टूबर में, आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, ठीक है। और ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि परीक्षा की डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक ये विचार किया जा रहा है कि किसी परीक्षा जो सितंबर में परीक्षा आयोजित होगी उसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की 17 सितंबर को एग्ज़ाम है, वो अभी तक इसके बारे में कोई सूचना प्रोवाइड नहीं हुई है। तो ये मान के चलिए 17 सितंबर को पेपर होगा और आपको ये लग रहा है कि अभी तक फाइनल जो सीटी की कट ऑफ भी जारी नहीं हुई है, कितने विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, कितने को नहीं किया जाएगा। तो आपको 40% पर विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाए गए हैं। तो आप मान के चलिए विद्यार्थियों कि आपका जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे सितंबर को हो या अक्टूबर को हो। अभी यही मान के चलना है कि 17 सितंबर को ही एग्ज़ाम है। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, लेखांकन से, अकाउंटिंग से क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं इन क्वेश्चनों पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन परीक्षा में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है व्ययशीलता, आगम व्यय मिलान अवधारणा और लेखांकन अवधि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो किसी भी इकाई जीवन काल में मूल जो संकल्पना है उस पर आधारित जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वो लेखांकन अवधि के आधार पर बनाए जाते हैं। और फाइनेंसिंग जो ईयर माना जाता है वो आपको याद रखना है 31 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को माना जाता है, ठीक है। फाइनेंसिंग ईयर माना जाता है, वित्तीय वर्ष माना जाता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आपका जो 31 मार्च को तक जो फाइनेंसिंग ईयर माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब दो व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचना प्रदर्शित होती है। जांच योग्यता, उपयुक्तता, प्रासंगिकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या एक कोई भी नहीं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसाय की इकाइयों को निकट भविष्य में न तो बेचा जा सकेगा और न ही परिसमापन होगा, कहलाएगी सतत व्यापार, आर्थिक इकाई, मौद्रिक इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सतत व्यापार की जो कंटीजेंसी, व्यापार सतत चलता रहेगा, इस संकल्पना के आधार पर व्यवसाय की जो इकाइयाँ हैं भविष्य में न तो बेची जाएगी और न ही उसका कोई परिसमापन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस संकल्पना को आधारित है सतत व्यापार संकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेखांकन की सूचनाओं के निर्णय में आवश्यक बनाने वाले प्राथमिक गुण हैं प्रासंगिक एवं पूर्वाग्रह मुक्ति। 2 ऑप्शन है, विश्वसनीयता एवं तुल्यता। तीसरा ऑप्शन है तुल्यता एवं समरूपता, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वसनीयता एवं तुल्यता। विश्वसनीयता एवं तुल्यता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेखांकन सिद्धांत सामान्य आधारित होते हैं वस्तुपरकता पर, व्यक्तिपरकता पर, दर्ज की सूचना पर, सुविधा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुपरकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लाभ का अनुमान न लगाने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करने की जो नीति है अपनाई जाती है वो किस संकल्पना पर आधारित है। यानी कि लाभों का अनुमान न लगाए जाने या सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन की नीति अपनाई जाती है वह है ऑप्शन है यहाँ पर एक रूपता की संकल्पना, रूढ़िवादिता की संकल्पना, प्रकटीकरण की संकल्पना, या महत्वपूर्णता की संकल्पना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाए
ऑप्शन नंबर 2 रूढ़िवादिता की संकल्पना। ठीक है, लाभ का अनुमान न लगाए सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन की संकल्पना, यानी कि प्रोविजन से संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी वो है रूढ़िवादिता संकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आय साधारणतया निम्न में से समय पर कमाई जाने वाली मानी जाती है। जब विक्रय किया जाए, जब रोकड़ प्राप्त हो, जब उत्पादन पूर्ण हो, जब विक्रय किया जाए, रोकड़ प्राप्त हो, या इनमें से पहले जो भी होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो करेक्ट माना जाता है आय का, जो साधारणतया माना जाता है, आय कब मानी जाती है, जो सामान्यतः आप जब विक्रय कर दिया जाता है। ठीक है, जब विक्रय किया जाता है तब आय मान लिए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित लेन देन दर्ज करने वाली प्रणाली मानी जाती है। तो दोहरी प्रणाली यानी कि द्विपृष्ठी प्रविष्टि प्रणाली मानी जाती है। दोहरी यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, दोहरी द्विप्रविष्टि का अर्थ होता है किसी लेन देन में एक खाते को नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते को जमा पक्ष में लिखना। ऑप्शन 2 है दोनों खातों को नाम में लिखना। ऑप्शन 3 है दोनों खातों को जमा में लिखना। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक खाते को नाम करना, दूसरे खाते को जमा करना। यहाँ पर द्विप्रविष्टि अवधारणा यानी कि दोहरा लेखा सिस्टम यानी कि डबल एंट्री सिस्टम अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से अवधारणा में किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसमें स्वामी भी जो व्यवसाय की पूंजी लाता है उसके लिए भी वह व्यवसाय का क्रेडिटर यानी कि लेनदार माना जाता है। ऑप्शन 1 है मुद्रा मापन अवधारणा। ऑप्शन 2 है द्विपक्षीय अवधारणा। ऑप्शन 3 है निरंतरता की अवधारणा। ऑप्शन 4 है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो यही राइट है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी कि जो व्यापार किया जा रहा है और जो व्यापार का स्वामी है वह एक न मानकर दो अलग अलग माने जाते हैं। यानी कि व्यापार अलग है और व्यक्ति द्वारा जो पूंजी लाई गई है वो व्यक्ति अलग है। यानी कि दोनों को पृथक करके यानी कि पृथकता की अवधारणा ये कहती है कि व्यापार के द्वारा जो व्यवसाय में जो स्वामी द्वारा जो पूंजी लाई जाती है वो स्वामी व्यवसाय का क्रेडिटर माना जाता है यानी कि लेनदार माना जाता है। ऐसी अवधारणा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है चालू व्यवसाय की संकल्पना। चालू व्यवसाय की संकल्पना के अनुसार एक व्यवसाय के बारे में दृष्टिकोण होता है सीमित जीवन काल का समापन होने जा रहा है, अनिश्चित जीवन काल का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी जो अवधारणा है वो है चालू व्यवसाय की संकल्पना यानी कि व्यवसाय का जो समापन है वो अभी नहीं होने वाला है यानी कि जो जिसका काल जो यानी कि जीवन काल है वो अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित जीवन काल यानी कि चालू व्यवसाय संकल्पना के अनुसार एक व्यवसाय के बारे में ये दृष्टिकोण है कि उसका जीवन है जो जीवन काल है वो अनिश्चित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली अवधारणा के बारे में। रूढ़िवादिता संकल्पना के अनुसार व्यवसाय में स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रूढ़िवादिता संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय में जो स्टॉक है वो स्टॉक का मूल्यांकन है वो किस पर किया जाता है। तो लागत मूल्य पर किया जाता है। ऑप्शन 2 है बाजार मूल्य पर किया जाता है। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम है उस पर किया जाता है या फिर जो दोनों में से अधिक हो उस पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो, रूढ़िवादिता संकल्पना कहती है कि व्यवसाय के स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कर रखिए, परीक्षा में रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली जिस अवस्था में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वह है प्रारंभिक लेखांकन, वर्गीकरण, तलपट या अंतिम खाते। द्विप्रविष्टि लेखांकन द्विप्रविष्टि प्रणाली जिस अवस्था में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम खाते हैं फाइनल अकाउंट हैं वही व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा विवरण सही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, अब आप इसको घुमा फिरा कर किस तरह से भी पूछी जाए आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो पूंजी संपत्ति, ऑप्शन एक है कि पूंजी पूंजी संपत्ति दायित्व बराबर होते हैं, नहीं है। ठीक है, संपत्ति बराबर पूंजी में से दायित्व माइनस करना, नहीं है। ठीक है, और संपत्ति बराबर एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस दायित्व, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक यानी कि प्रतिपादित करने वाला कौन है, ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुकास पिसिलियो। लुकास पिसिलियो डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेखांकन चक्र का क्रमानुसार 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? प्रारंभिक लेखांकन, वर्गीकरण और सारांश। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक लेखांकन यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक लेखांकन यानी कि प्रारंभिक लेखांकन किया जाएगा जनरल में, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन यानी कि अकाउंट बनाया जाएगा, लेजर बनाई जाएगी, और अंतिम में सारांश यानी कि फाइनल अकाउंट बनाकर संक्षिप्त आर्थिक जो अवस्था है व्यवसाय की यानी कि फाइनेंसिंग पोजीशन है वो पता की जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं संदिग्ध दायित्व को चिट्टे के नीचे स्पष्ट यानी कि टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है, तो यह किया जाता है। कौन सी अवधारणा ऐसी कहती है कि संक्षिप्त जो प्रोविजन होते हैं, संदिग्ध दायित्व होते हैं, यानी कि उनको चिट्टे के नीचे के रूप में, पुट नोट के रूप में लिखना पड़ता है, ऐसी कौन सी अवधारणा है? महत्वपूर्णता की संकल्पना, प्रकटीकरण की संकल्पना और एकीकरण एकरूपता की संकल्पना, वस्तुनिष्ठता की संकल्पना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकटीकरण की संकल्पना, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर प्रकट करना पड़ेगा। पुट नोट के नीचे लिखो चाहे कहीं भी लिखो, लेकिन प्रोविजन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, संदिग्ध दायित्वों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। लेखांकन लेखा समीकरण आधारित होती हैं लागत पर आधारित, पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित, उपार्जन की अवधारणा के आधार पर, या द्विपक्षीय यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा यानी कि द्विपक्ष अवधारणा। ये कहती है कि यहाँ पर लेखांकन समीकरण होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यानी कि लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, कैपिटल यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या कहलाता है? एसेट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेखांकन की विधि किसे कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों की मान्यता प्राप्त है? इकहरी लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि, रोकड़ विधि या महाजनी बही खाता विधि। तो लेखांकन की विधि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है दोहरा लेखा विधि यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाता है 2, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय में गुप्त संचयों का निर्माण कौन सी अवधारणा का दुरुपयोग होता है? कौन सी अवधारणा का दुरुपयोग के लिए माना जाता है? ठीक है, और रूढ़िवादिता, समरूपता, सारता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो इस अवधारणा में रूढ़िवादिता संकल्पना का दुरुपयोग माना जाता है। ठीक है, गुप्त संचयों का निर्माण करना, संकल्पना का दुरुपयोग, रूढ़िवादिता संकल्पना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देनदारों के लिए डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस संकल्पना पर आधारित है? विवेकशीलता, महत्वपूर्णता, पूर्ण प्रकटीकरणता और समरूपता। ठीक है, तो इस अवधारणा के अंतर्गत विवेकशीलता ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अस्तित्व संबंधी अवधारणा से आज से है व्यवसाय निरंतर चालू रहेगा, व्यवसाय के स्वामी का जो व्यवसाय है से पृथक अस्तित्व होता है, मुद्रा में मापनीय लेनदारों का दर्ज करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व यानी कि अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे जाएगा। ठीक है, एक व्यवसाय की कुल संपत्ति 1,80,000 रुपये है, बाही दायित्व 1,40,000 रुपये है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू हो जाता है जो
लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर एसेट्स आपको 1,80,000 रुपये दे रखी हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं वो 1,40,000 रुपये दे रखी हैं। तो जो 40,000 रुपये होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कैपिटल होगी, पूंजी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40,000 रुपये आपकी व्यवसाय की स्वामी की कैपिटल होगी, पूंजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखांकन समीकरण के अनुसार। लेखांकन समीकरण के अनुसार यहाँ पर पूंजी होगी, यानी कि एसेट्स में से अगर आपको लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो वो आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन और भी हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर संपत्ति प्लस आंतरिक दायित्व लिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाने के बाद जो होती हैं वो कैपिटल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको बाह्य दायित्व घटाना है, संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाने पर कैपिटल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फर्म की कुल संपत्तियाँ 30,000 रुपये हैं, पूंजी हैं 20,000 रुपये, दायित्व अब क्या होगी, दायित्व की राशि क्या होगी। तो एसेट्स में से अगर कैपिटल माइनस कर दी जाए तो आपका जो दायित्व हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपये। 30 में से 20,000 रुपये गए तो 10,000 रुपये आपकी क्या हो जाएंगे, दायित्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जाहिर है क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेखांकन से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।